सुप्रीम कोर्ट का 7 सदस्यीय बेंच पीठ ने 6-1 से यह फैसला दिया है कि कोटा में कोटा होना चाहिए। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक एडवाइजरी जारी किया है कि आप कोटा में कोटा लागू कीजिए और वैसे लोगों को आगे आने का मौका दीजिए जिनको आरक्षण का लाभ समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, कई तरह से लोग कहते थे कि आरक्षण में छेड़छाड़ हो रहा है। आप आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़िए। आरक्षण का मूल अवधारणा क्या है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की लड़ाई अगर लड़ने की जरूरत है तो हम पार्टी लड़ेगी, इसमें नफा हो या नुकसान हो। हम 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई को नौकरी लगा है तो एक भाई का बाल बच्चा पूरा आगे बढ़ते जाए और बाकी तीन जो भाई है जो बोल रहे हैं कि कोटा में कोटा जो आया है वो कहीं ना कहीं SC ST को तोड़ने का काम कर रहा है। बोल रहे हैं सत्ता से बाहर के लोग विरोध कर रहे हैं। सत्ता में जो हैं अभी चिराग पासवान जी, वो भी कहीं ना कहीं विरोध किए कोटा में कोटा का। अभी हमारी मौजूदगी बोधगया में है और हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी हैं जो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। और बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, 7 जजों का जजमेंट आया था, पूरे भारत में बवाल हुआ। कुछ लोग कोटा में कोटा का समर्थन किए तो कुछ लोग कोटा में कोटा का विरोध किए। हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों ने भी कोटा में कोटा का समर्थन किए, आखिर किस वजह से समर्थन किया। सबसे पहले तो स्वागत हुआ सर जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, पूरे भारत में कहीं ना कहीं 21 तारीख को कोटा में कोटा का विरोध प्रदर्शन किया गया और वही 20 तारीख को कोटा में कोटा का समर्थन के लिए जो है बैठक की गई थी पटना में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरे माननीय नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष मांझी जी, तो उन्होंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है कि हम वैसे व्यक्ति के साथ में हैं जो, या फिर कह सकते हैं कि जिसका लाभ अभी तक सरकार के किसी भी योजनाओं को नहीं हो पाया है जी। या कह सकते हैं कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की लड़ाई अगर लड़ने की जरूरत है तो हम पार्टी लड़ेगी, इसमें नफा हो या नुकसान हो। हम लोग कोटा में कोटा जो मांग है, जो हमारी हक है, हम उसका समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 7 सदस्यीय बेंच पीठ ने 6-1 से यह फैसला दिया है कि कोटा में कोटा होना चाहिए। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक एडवाइजरी जारी किया है कि आप कोटा में कोटा लागू कीजिए और वैसे लोगों को आगे आने का मौका दीजिए जिनको आरक्षण का लाभ समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो है जज हैं, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कहीं ना कहीं आरक्षण का जो है 60% आपका, उसका लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो अगर उन्होंने ऐसा प्रावधान किया है तो फिर इसमें गलत क्या है? दूसरी बात, कई तरह से लोग कहते थे कि आरक्षण में छेड़छाड़ हो रहा है। आप आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़िए। आरक्षण का मूल अवधारणा क्या है, आप इस पर भी तो चर्चा कीजिए। आरक्षण का मूल अवधारणा में स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग जिनको छुआछूत के कारण उनका विकास नहीं हो सका, जिनका सामाजिक परिस्थिति कमजोर है या फिर कमतर है, जिनका राजनीतिक हालात प्रतिनिधित्व समाज में नहीं दिखता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन का शिकार हुए हैं, तो वैसे लोगों को विशेष अवसर दे करके कहीं न कहीं उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। तो यही प्रयास तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है और इसी प्रयास की कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया है, तो हमको इस पर सराहना करना चाहिए। इसकी आलोचना क्यों नहीं करना चाहिए? मान लेते हम 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई को नौकरी लगा है तो एक भाई का बाल बच्चा पूरा आगे बढ़ते जाए और बाकी तीन जो भाई है उसके बाल बच्चा को शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दे और उसको जहाँ है वो जिस जगह पर है, यानी जो पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ा रहे और बाकी आगे बढ़ता जाए, तो यह सामाजिक न्याय नहीं है। यह कहीं न कहीं आप अपने छोटे भाई का हकमारी कर रहे हैं।
दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कई तरह के लोग भ्रांतियां पैदा करते हैं। 21 तारीख को धरना दिया गया, किस तरह से सड़कों पर नंगा नाच किया गया, किसी से छिपा हुआ है क्या? हमारे लोगों को भी हमारे खिलाफ में भड़काने का प्रयास किया गया। वैसे लोगों की जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी हमारे समाज में साक्षरता दर कम है, अज्ञानता ज्यादा है, तो लोग परिस्थिति आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो परिस्थितियां बदलेगी। आप ही बताइए कि अनुसूचित जाति जाति में जो बिहार सरकार का है, उसमें कुल 22 जातियां हैं। 22 जातियों में 4 जातियों को जो प्रतिनिधित्व है, शासन हो, प्रशासन हो, राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल मंच हो, राजनीतिक दल हो, सभी जगह इन सभी को दिखता है। लेकिन 18 जातियां का प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका दोषी कौन है? इसको भी तो समझने की आवश्यकता है, इस पर भी तो सोचने की आवश्यकता है। आखिर 18 जात के लोग जो है हमारे ही भाई बंधु हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। वो हमारे साथ ही चलने वाले लोग हैं, मेरा ही ब्लड है, मेरा ही खून है। लेकिन किसी कारणवश अगर पीछे रह गए हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा और आप आगे बढ़ते जाइए और कह रहे हैं कि हम उसको हक नहीं देंगे। क्या मतलब है जी? आप चार जो लोग हैं, वो दरवाजा विकास के जो दरवाजा है, उस दरवाजा को आप लोग घेर कर रखे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। तो आप लोग आगे बढ़ गए हैं, तो आप अपने समाज के लोगों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था पे टू सोसाइटी, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके बच्चे IAS IPS बने और जज कलेक्टर बने, चीफ इंजीनियर बने, और लोग का बच्चा क्या है, नाली साफ करे? यह अन्याय नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि छुआछूत है, तब तक जो है रिजर्वेशन का मामला होना चाहिए। तो हम तो कहना चाहते हैं कि ठीक है, छुआछूत आपके बच्चों के साथ है, तो कुल अनुसूचित जाति में 22 जातियां हैं, 22 जातियां में 4 लोगों के साथ छुआछूत हो रहा है। बाकी जो 18 जाति के लोग हैं, डोम है, मेहतर है, अलकोर है, मुसा, ये कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे भी दलित नेता है जो बोल रहे हैं कि कोटा जो आया है वो कहीं न कहीं SC ST को तोड़ने का काम कर रहा है। हमारा कहना है कि वैसे लोगों को पढ़ना चाहिए, सबसे पहले वैसे लोगों को जानना चाहिए। आप ही बताइए कि OBC का आरक्षण 27% मिला है इस देश में, तो BC1 BC2 हुआ है, तो क्या उन लोग टूट गए हैं? अरे BC1 BC2 हुआ है तो काहे ना आप उस समय कह रहे थे कि OBC में फूट पड़ गया है? उस समय तो बड़ी मजा लग रहा था, और अभी कह रहे हैं कि AC में मतलब टूट गया है। वैसा कुछ नहीं है। जब OBC का भी आरक्षण देने का बात हो रहा था, प्रावधान हो रहा था, SC ST का भी लाभ दिया जा रहा था, तो उस समय भी तथाकथित लोग बोले कि हिंदू समाज में फूट पड़ रहा है, टूट पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आरक्षण का मैंने पता नहीं उन लोग अपना मन से क्या क्या नहीं बनाने का बता दिए। आज OBC का भी आरक्षण हुआ, SC ST का भी आरक्षण हुआ, तो सबको लाभ मिल रहा है ना, समानता का अवसर सबको उपलब्ध हो पा रहा है ना। तो जब OBC का BC1 BC2 हुआ तो वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आज SC ST में अगर कोटा में कोटा लागू होता है तो क्या दिक्कत है? ये सब बरगलाने की बात ना करे। कुछ लोग तो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर ले जा रहे हैं, मांझी जी पर टीका टिप्पणी कटाक्ष करना चाह रहे हैं, तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आरक्षण होता क्या है, आरक्षण कैसे समाप्त हो जाएगा। आरक्षण आप ही बताइए, जब भारतीय की संविधान लागू हुआ था तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम आरक्षण दे जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रत्येक साल में प्रत्येक 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होने की जरूरत है। यानी जिसके लिए हमने आरक्षण का प्रावधान किया है, उसको प्रत्येक 10 साल में जानने की आवश्यकता है कि जिसके लिए हम आरक्षण दे रहे हैं उसका लाभ उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वही बात तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं कि आजादी के 75-76 साल से अधिक हो गया है और आरक्षण का लाभ सबसे समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों तक ही सीमित होकर के रह जा रहा है। तो फिर समीक्षा क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप हमारे लोगों को बरगलाने का बात कर रहे हैं, भड़काने का बात कर रहे हैं और कहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जा रहा है। इस देश में जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, तब तक आरक्षण से किसी तरह का कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद गया के गांधी मैदान में आकर के भाषण दिए, अपनी बात को रखे, आरक्षण पर विस्तृत रूप से बात रखे, तो हम लोग इसमें फिर छेड़छाड़ करने की क्या बात है? तो जितने भी विरोधी दल के लोग हैं जो सत्ता से बाहर हैं, वो येन केन प्राक्रेन
किसी भी तरह से चाहते हैं कि समाज में जातीय उन्माद पैदा हो, जातीय विद्वेष पैदा हो, और कहीं ना कहीं उनका प्रयास ये है कि सरकार को किसी तरह से भी गिराने का प्रयास करे। उसमें हमारे भोले भाले लोगों को भी शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण समाप्त हो रहा है, सबसे बड़ा ज्ञान यही लोग हो रहे हैं। अगर इनको आरक्षण की इतना ही चिंता थी, इतना ही इन लोग दलित हितैषी थे, तो 15 साल यहाँ बिहार में जो है से आरजेडी की सरकार रही है, 33 साल कांग्रेस सरकार किया है, उन लोग को जोड़िए कि कितना साल हुआ है। लगभग आजादी के 76-77 साल में सबसे ज्यादा इन लोग शासन किए हैं इस देश में, तो फिर दलितों का उत्थान का दोषी भाजपा और दूसरे लोग कैसे हो रहे हैं? इस तरह का भड़काने का, बरगलाने का जो बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारे भाई लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी का विरोध कर रहे हैं, उन लोग से कहना चाहते हैं कि भाई कम से कम आप लोग संभल जाइए, आप अपने भाई का हक उनको दे दीजिए। क्यों आप पूरे सभी चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं? मांझी जी ने 20 तारीख का आपने जिक्र किया, मांझी ने तो कहा कि मात्र हमको 10% आरक्षण कोटा में कोटा दे दीजिए, 90% आप ही रहिए, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। आप इस देश में आपको जानने की आवश्यकता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ इस देश में, आप ही बताइए ना। कौरव और पांडव दोनों भाई थे। कौरव का कहना था कि इस राज्य में 1 इंच भी हिस्सा हम नहीं देंगे। पांडव का कहना था कि भाई हमको गुजर बसर करने के लिए 5 बीघा जमीन दे दीजिए, 5 इंच का दे दीजिए। लेकिन कौरव 1 इंच देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। फलाफल आप देख रहे हो कि इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जो है कहा जा सकता है कि गृह युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, किस लिए? तो हम तो कहना चाहते हैं कि भाई आप संभल जाइए, सचेत हो जाइए। छोटा भाई हक मांग रहा है, उसको भी मौका दीजिए आगे आने का, नहीं तो कहीं ना कहीं समाज में विद्रोह होगा। आज आप मना कर दे रहे हैं, आज उसको दबा दे रहे हैं। जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, जिस दिन साक्षर हो जाएगा, जिस दिन बोलने सीख जाएगा, जिस दिन लड़ने सीख जाएगा, जिस दिन अपनी आवाज को उठाना सीख जाएगा, अपना हक मांगेगा नहीं, छीन लेगा। अच्छा, वही सर, आप बोल रहे हैं सत्ता से बाहर के लोग विरोध कर रहे हैं, सत्ता में जो है अभी चिराग पासवान जी, वो भी कहीं ना कहीं विरोध किए कोटा में कोटा का। हाँ, तो हम तो जब मान लेते हैं, जब सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोटा में ऐसी कैटेगरी में है तो कौन सा है? आप सोचिए, सबसे ज्यादा लाभान्वित सरकारी महकमों में है, प्रशासन में है, शासन में है, नौकरी में है, पेशा में है, तो सबसे ज्यादा तो आप उनके लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना बात रखवे न करेंगे। लेकिन उनको हम कहना चाहते हैं, चिराग पासवान जी बड़े भाई हैं, स्वार्थी नहीं बनिए। आपका भाई जो पीछे छूट गया है, डोम है, मेहतर है, अलकोर है, तुरी है, नट है, गुलगुलिया है, उसको कब आके मौका दीजिएगा? आप राजस्थान में चले जाइए, लगातार एक ही समाज के लोग IAS IPS बन रहे हैं। वहां पर वाल्मीकि समाज आज भी मैला ढोने का काम कर रहे हैं, पखाना साफ करने का काम कर रहे हैं, रोड में झाड़ू मारने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चे को कब मौका मिलेगा कि वो IAS IPS बनेंगे? उनके बच्चों को कब मौका मिलेगा? कहते हैं कि हम तो जब तक उनको पढ़ने का अवसर नहीं दीजिएगा, जब तक उनको बढ़ने का अवसर नहीं दीजिएगा, जब तक समान रूप से उनको विशेष प्रावधान करके आगे नहीं लाइएगा, तब तक उनको कैसे मौका मिलेगा? और आप बात करते हैं समानता की, समान अवसर तो पहले उनको उपलब्ध कराइए। जब तक उनको विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ाइएगा, जो कमजोर है भाई, मेरा बंधु है, उसको नहीं लाइएगा, तब तो कैसे होगा? हम तो साधुवाद देना चाहते हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का, इस अंतिम पड़ाव में भी समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की आवाज उठाने का काम किए हैं। दुनिया और इतिहास में वह अमर हो गए हैं। जो क्यों बात कर रहे हैं? आप देखिए, उपचुनाव होने वाला है, इतना राजनीति में कहीं ना कहीं जिसके लिए हम बोल रहे हैं, तो हमारा जो लोग है वो उतना साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उतना नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ही रोड पर हमारे विरोध में उतार दिया गया है। तो हम राजनीतिक विरोध को, नफा नुकसान को नहीं देखते हुए, हमारे नेता ने समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा इस देश में नेता हुआ जो सोचा कि भाई गुलगुलिया को भी मौका मिलना चाहिए, नट को भी मौका मिलना चाहिए, तुरी को भी मौका मिलना चाहिए, हलखोर को भी मौका मिलना चाहिए। आई जो मलाई चाट रहा है, मलाई खा रहा है, वो तो कभी चाहेगा? तो ऐसे लोग स्वार्थी है, ये कभी नहीं चाहेगा कि कभी हमको कह देता है कि आरक्षण खत्म हो जा रहा है, हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे लोगों से परहेज करने की आवश्यकता है। हम किसी खास व्यक्ति या किसी खास दल के नेता पर नहीं टीका टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, यही कहना चाहेंगे कि अगर आप नेता हैं
तो समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। नेता और अभिनेता में यही तो अंतर है मेरे भाई। अगर नेता क्या है, नेता सबको लेकर के समान रूप से बढ़ता है, और अभिनेता क्या है, अभिनय कर रहा है। तो इस सब में सोचने समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई, वो मेरा बड़ा भाई, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमको भी मान सम्मान हक प्रतिष्ठा दीजिएगा ना। नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज जाएगा, असंतोष पैदा होगा, विद्रोह होगा, और कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। आंदोलन के माध्यम से हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, और यह जो हम लोग कोटा में कोटा कहे हैं, आज नहीं कल तो हर हाल में ले लेंगे, इतना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इंजीनियर नंदलाल मांझी थे, जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट एक माँ है, और माँ जो है, 4 बेटा होगा तो चारों बेटा को समान अधिकार देने का काम करेगा। यदि बड़ा बेटा ज्यादा खा रहे हैं या हक मारी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नहीं चलेगा, और अपने सभी बच्चों को समान रूप से देखने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का जजमेंट का समर्थन कर रहे हैं, और कोटा में कोटा होना चाहिए, ये जरूरी है। और कहीं ना कहीं निचले पायदान के जो लोग हैं, कोटा में कोटा यदि हो जाता है, मिलता है, तो सबसे निचले पायदान के जो लोग हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, 18 जातियां जो आते हैं, सभी लोगों को फायदा होंगे। बाकी इनके विचार आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।